Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो भारत में क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया के एक बेहद ज़रूरी हिस्से पर रोशनी डालते हैं। ये है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, जिसे हम सब IEC कहते हैं। उसमें रिसर्च सिनॉप्सिस जमा करने से लेकर वो मंजूरी पत्र हासिल करने तक का पूरा सफ़र। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब पहली नज़र में तो शायद लगे कि ये सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है। पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का नैतिक कवच है ना? बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि इंसानों पर जो भी बायोमेडिकल शोध हो रहा है वो तय नैतिक मानकों का पालन करे। हाँ, वो जो ICMR की नेशनल एथिकल गाइडलाइंस 2017 हैं और न्यू ड्रग्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स NDCTR 2019। सही। तो IEC एक तरह से हर संस्थान की वो नैतिक गार्डियन है जो प्रतिभागियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण की रक्षा करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रहरी समिति। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक रिसर्च आइडिया से लेकर उसके नैतिक रूप से पास होने तक। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस तैयार करने की। ये किसी भी रिसर्च प्रस्ताव का सार होता है ना? जी हाँ, सार या कह लीजिए एक संक्षिप्त नक्शा। तो दस्तावेज क्या बताते हैं? एक अच्छी सिनॉप्सिस में क्या-क्या होना चाहिए? हाँ, तो एक अच्छी एक प्रभावी सिनॉप्सिस में कुछ मुख्य चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक स्पष्ट, बिल्कुल सटीक शीर्षक जो रिसर्च के मूल सवाल को दर्शाए। फिर आता है परिचय और तर्क, मतलब ये रिसर्च क्यों जरूरी है। इसमें आपको मौजूदा लिटरेचर को देखकर बताना होता है कि ज्ञान में कहाँ कमी है जिसे ये शोध पूरा करेगा। अच्छा, मतलब गैप बताना है। हाँ, गैप। फिर आते हैं उद्देश्य, स्पष्ट, मापने योग्य और हासिल किए जा सकने वाले, जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी उद्देश्यों में बांटते हैं। ओके। फिर मेथडोलॉजी का सेक्शन। इसमें स्टडी का डिजाइन क्या है, सैंपल साइज कैसे तय हुआ, क्यों ये काफी है और किसे शामिल करेंगे, किसे नहीं, ये सब। और नैतिक पहलू, वो तो बहुत जरूरी होगा। हाँ, वो शायद सबसे अहम हिस्सा है, नैतिक विचार विमर्श। इसमें रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जोखिम और लाभ का विश्लेषण, प्रतिभागियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, उनकी जानकारी कैसे गोपनीय रखेंगे, इसका पूरा ब्यौरा। और हाँ, अंत में रेफरेंसेस, जो भी लिटरेचर इस्तेमाल किया है उसका मानकीकृत तरीके से हवाला देना। ये जानना भी जरूरी है कि ये इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी हैं। जैसे सिनॉप्सिस आमतौर पर वो अपेंडिक्स वगैरह छोड़कर 3-4 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, संक्षिप्त रखनी होती है। और इससे फाइनल क्राइटेरिया पर खरा उतरना चाहिए। फाइनल मतलब फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलेवेंट। हाँ, फाइनर। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये हमेशा आसान होता है? खासकर नए शोधकर्ताओं के लिए इन सब पैमानों पर खरा उतरना। आपने सही मुद्दा उठाया। फाइनल क्राइटेरिया सुनने में सरल लगते हैं, पर व्यवहार में, खासकर नॉवल यानी नयापन और फीजिबल यानी व्यवहारिकता, इनके बीच संतुलन बनाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता अच्छा, है। हाँ, कई बार नया आइडिया प्रैक्टिकल नहीं होता या प्रैक्टिकल आइडिया में कुछ नयापन कम लगता है। यहीं पर अच्छी तैयारी और शायद सीनियर लोगों से गाइडेंस काम आता है। और वो स्टैटिस्टिकल पहलू, सैंपल साइज का जस्टिफिकेशन देना, ये साबित करना कि सैंपल साइज काफी है पर बहुत ज्यादा भी नहीं, ये अक्सर एक मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए किसी स्टैटिस्टिशियन की मदद लेना बेहतर है। हाँ बिल्कुल, समझदारी इसी में है। तो मतलब सिर्फ सिनॉप्सिस ही नहीं, पूरे दस्तावेजों का एक सेट तैयार करना पड़ता है। निश्चित रूप से। सिनॉप्सिस तो बस एक हिस्सा है उसका। पूरे सेट में एक कवर लेटर होता है जो IIC के मेंबर सेक्रेटरी को संबोधित होता है। उसमें साफ लिखा होता है कि आप किस तरह की समीक्षा चाहते हैं, नई परियोजना है या कोई संशोधन है वगैरह। ठीक है।
फिर आईईसी एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो संस्थान के फॉर्मेट में हो और पूरा भरा हुआ हो। एक डिटेल्ड रिसर्च प्रोटोकॉल भी चाहिए जिसमें सिनॉप्सिस से कहीं ज्यादा गहराई में मेथोडोलॉजी और प्रक्रियाएं बताई गई हों। अच्छा, प्रोटोकॉल ज्यादा डिटेल्ड हो। हाँ, काफी ज्यादा। और हाँ, सिनॉप्सिस खुद वो भी संस्थान के फॉर्मेट में। और उन सहमति पत्रों का क्या? इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स, ICF, और पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन शीट्स, PIS, क्या ये सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं? नहीं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे अक्सर लोग चूक जाते हैं। अच्छा। ICF और PIS सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि उस स्थानीय भाषा में भी होने चाहिए जिसे प्रतिभागी आसानी से समझ सकें। हिंदी, तमिल, बंगाली जो भी लागू हो। और ये सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, भाषा सरल हो, समझने योग्य हो। इसके लिए सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जमा करने होते हैं। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, ओके। हाँ, और कुछ IIC तो बैक ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकती हैं। मतलब स्थानीय भाषा से वापस अंग्रेजी में अनुवाद करवा के चेक करना कि मतलब बदला तो नहीं। अरे वाह, ये तो वाकई प्रतिभागियों के लिए बहुत अच्छा है। और कौन से दस्तावेज लगते हैं इनके अलावा? इनके अलावा सभी इन्वेस्टिगेटर्स के CV, करिकुलम विटै, हाँ। जिनमें उनका रिसर्च अनुभव और खासकर GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूर हो। GCP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जी ये दिखाता है कि इन्वेस्टिगेटर नैतिक और वैज्ञानिक मानकों के लिए प्रशिक्षित है। हाँ, फिर स्टडी के बजट का पूरा विवरण और फंडिंग कहाँ से आ रही है ये भी बताना होता है। बजट। हाँ, और एक प्रैक्टिकल बात, बजट को कम मत आंकिए। कम रिसोर्स होंगे तो बाद में क्वालिटी और नैतिकता पर असर पड़ सकता है। सही बात। अगर कोई रेगुलेटरी अप्रूवल लागू होता है जैसे DCGI या CTRI रजिस्ट्रेशन तो उसकी कॉपी। और क्लिनिकल ट्रायल जैसी स्थिति में प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। समझ गया। तो भाषा और फॉर्मेट की बात तो साफ हुई, मेन डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में पर कंसेंट फॉर्म स्थानीय भाषा में जरूरी। अब ये सब जमा कैसे होता है, फिजिकल कॉपी या ऑनलाइन? ये देखिए संस्थान पर निर्भर करता है। कई जगहों पर अभी भी वो पारंपरिक तरीका है, 8 से 15 हार्ड कॉपी सेट जमा करने पड़ते हैं। 8 से 15? हाँ। बाप रे, कितना कागज। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर संस्थान अब ईमेल या अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए PDF फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी भी मांगते हैं। अच्छा, तो दोनों तरह से हो सकता है। हाँ, और एक बात याद रखने वाली है, सभी जरूरी फॉर्म्स पर इन्वेस्टिगेटर के ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए। फोटोकॉपी या डिजिटल सिग्नेचर अक्सर नहीं चलते जब तक कि पॉलिसी में ना लिखा हो। ओरिजिनल सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है, दस्तावेज तैयार हो गए, जमा भी कर दिए, अब इंतजार। ये कमेटियां कितनी बार मिलती हैं और ये जमा करने की डेडलाइन क्या होती है? इसका रिसर्च की स्पीड पर क्या असर पड़ता होगा? बैठकों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। एम्स जैसे बड़े संस्थान जहां रिसर्च ज्यादा होती है वो आमतौर पर हर महीने मिलते हैं, शायद महीने के पहले सोमवार को। हर महीने? हाँ, मेडिकल कॉलेज हो सकता है हर 6-8 हफ्तों में मिले, और प्राइवेट अस्पतालों में ये उनके रिसर्च वॉल्यूम पर निर्भर करता है, मासिक भी हो सकता है, तिमाही भी। जहां तक डेडलाइन की बात है, नियम आमतौर पर यही होता है कि मीटिंग से 2-3 हफ्ते पहले दस्तावेज जमा करने होते हैं। अच्छा, काफी पहले? जी, जैसे अगर मीटिंग हर महीने होती है तो हो सकता है पिछले महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी हो। डेडलाइन मिस हुई तो आपका एप्लीकेशन अगले साइकिल में चला जाता है। ओहो। तो जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है प्रोटोकॉल लिखने से मंजूरी तक, वो रिसर्च की रफ्तार को धीमा कर सकता है। कभी-कभी ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है शोधकर्ताओं के लिए। यानी धैर्य एक जरूरी गुण है शोधकर्ता के लिए। कुल मिलाकर कितना समय लग सकता है अंदाजन? हाँ, धैर्य तो रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ एक अच्छा डिटेल्ड प्रोटोकॉल बनाने में ही 30 से 60 दिन लग सकते हैं, खासकर अगर पहली बार कर रहे हैं तो। दस्तावेज जमा करने के बाद IAC की अपनी अंदरूनी समीक्षा प्रक्रिया होती है, जिसमें सदस्य दस्तावेज पढ़ते हैं, अपनी राय बनाते हैं। उसमें 30 से 45 दिन और लग सकते हैं। 1.5 महीना और? हाँ, फिर मीटिंग होती है और उसके बाद फॉर्मल फैसले की सूचना लिखित में आने में और 10-15 दिन। तो आप देख सकते हैं शुरू से आखिर तक आसानी से 2-4 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। काफी समय। अच्छा, ये जानना दिलचस्प है कि जब IEC इन दस्तावेजों को देखती है तो उनकी नजर किस पर होती है? मतलब समीक्षा प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? IEC का मूल्यांकन आप समझिए 2 मुख्य पिलर्स पर होता है, वैज्ञानिक और नैतिक। वैज्ञानिक और नैतिक? हाँ,
वैज्ञानिक मूल्यांकन में देखा जाता है कि स्टडी डिजाइन कितना मजबूत है, मेथोडोलॉजी सही है या नहीं, विश्वसनीय नतीजे देगी, सैंपल साइज ठीक है, उसका आधार क्या है और क्या ये स्टडी प्रैक्टिकली संभव है, संसाधन और समय के हिसाब से। ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जोर नैतिक मूल्यांकन पर होता है। यहाँ सबसे पहले रिस्क बेनिफिट रेशियो, क्या स्टडी से मिलने वाला ज्ञान या लाभ प्रतिभागियों के जोखिम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही। प्रतिभागी की सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर होती है। सूचित सहमति की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, कितनी समझने लायक है, इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। अगर स्टडी में कोई वल्नरेबल आबादी शामिल है, जैसे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कैदी, मानसिक रूप से अक्षम लोग, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या खास उपाय किए गए हैं, इसकी बहुत गहन जांच होती है। अच्छा। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के इंतजाम भी देखे जाते हैं। और जाहिर है ये पक्का किया जाता है कि पूरा प्रस्ताव ICMR गाइडलाइंस और जहां लागू हो GCP मानकों के अनुरूप हो। GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता मानक हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि ट्रायल्स का डेटा भरोसेमंद हो और प्रतिभागियों के अधिकार, अखंडता और गोपनीयता सुरक्षित रहें। तो मीटिंग वाले दिन क्या होता है? क्या शोधकर्ता को भी बुलाया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए? प्रक्रिया आमतौर पर ऐसी होती है। हर प्रस्ताव के लिए कमेटी के सदस्यों में से 1 या 2 को प्राइमरी रिव्यूअर बनाया जाता है। वो प्रस्ताव का गहन अध्ययन करते हैं। ओके। मीटिंग से पहले सभी दस्तावेज बाकी सदस्यों को भी भेज दिए जाते हैं। और हाँ, ज्यादातर मामलों में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यानी PI को मीटिंग में बुलाया जाता है। अच्छा, PI को जाना पड़ता है। हाँ, ये उनके लिए एक मौका होता है कि वो संक्षेप में अपनी रिसर्च के बारे में बताएं, उसका महत्व बताएं और फिर कमेटी के सदस्यों के सवालों का जवाब दें। सवाल जवाब होते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये संवाद का एक अहम हिस्सा है। PI के जाने के बाद कमेटी सदस्य आपस में डिस्कस करते हैं, अपनी चिंताएं या सुझाव रखते हैं और फिर वोटिंग या आम सहमति से एक फैसले पर पहुंचते हैं। इस पूरी चर्चा का रिकॉर्ड रखा जाता है और कभी-कभी अगर मामला बहुत पेचीदा हो तो कमेटी बाहर के विशेषज्ञों, मरीजों के समूह या कानूनी सलाहकारों से भी राय ले सकती है। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। अब फैसले क्या-क्या हो सकते हैं? क्या बस पास या फेल जैसा होता है? नहीं, इतना सीधा नहीं होता। IEC के फैसले कई तरह के हो सकते हैं। ये प्रस्ताव की क्वालिटी और उसमें मौजूद चिंताओं पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा तो है बिना शर्त मंजूरी, अनकंडीशनल अप्रूवल। मतलब सब ठीक है, आप काम शुरू कर सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो? हाँ, फिर आता है सशर्त मंजूरी, कंडीशनल अप्रूवल। मतलब मोटे तौर पर ठीक है, पर कुछ मामूली बदलाव या स्पष्टीकरण चाहिए, जैसे सहमति पत्र की भाषा सुधारना। ये बदलाव करके IEC को दिखाने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं। ओके, छोटे-मोटे बदलाव। जी। तीसरा है बड़े बदलावों की आवश्यकता, मेजर मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड। यहाँ प्रस्ताव में गंभीर कमियां होती हैं, डिजाइन में या नैतिक पहलुओं में। आपको बड़े बदलाव करके प्रस्ताव दोबारा जमा करना होता है और फिर से पूरी समीक्षा होती है। ओ, मतलब फिर से पूरी प्रक्रिया? हाँ। और चौथा, सबसे निराशाजनक है अस्वीकृति, रिजेक्शन। ये तब होता है जब स्टडी में ऐसी नैतिक या वैज्ञानिक खामियां हों जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ खास मामलों में, जैसे पहले से स्वीकृत स्टडी में बहुत छोटे संशोधन हो या ऐसी स्टडी जिनमें रिस्क बिल्कुल न हो, उनके लिए त्वरित समीक्षा, एक्सपेडिटेड रिव्यू का भी प्रावधान है। इसमें पूरी कमेटी की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो जल्दी हो जाता है? हाँ, चेयरपर्सन या कुछ सदस्य ही समीक्षा कर लेते हैं तो प्रक्रिया तेज हो जाती है। और ये फैसला शोधकर्ता तक कैसे पहुंचता है? क्या सिर्फ बता दिया जाता है या फीडबैक भी मिलता है? फैसले की सूचना हमेशा लिखित में दी जाती है, आमतौर पर मीटिंग के 10 से 15 दिनों के अंदर। लिखित में? हाँ, और ये सिर्फ हाँ या ना का पत्र नहीं होता। एक अच्छी IAC कम्युनिकेशन में फैसले के साथ साथ डिटेल्ड फीडबैक भी होता है। अच्छा, ये अच्छी बात है। जी, अगर सशर्त मंजूरी है तो साफ बताया जाता है कि क्या-क्या बदलाव चाहिए। अगर बड़े बदलाव मांगे हैं तो कमियों को विस्तार से बताया जाता है ताकि शोधकर्ता सुधार कर सके। और अगर अस्वीकृत हुआ है तो कारण स्पष्ट लिखे होते हैं। साथ ही अपील करने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाती है। ये फीडबैक असल में सीखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल। मान लीजिए सारी मेहनत रंग लाई और मंजूरी मिल गई,
तो वो जो ऑफिशियल अप्रूवल लेटर मिलता है उसमें मुख्य रूप से क्या जानकारी होती है? वो अप्रूवल लेटर एक बहुत ज़रूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसे ध्यान से पढ़ना और संभाल कर रखना चाहिए। उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर आईईसी की पहचान, नाम, पता और खासकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है। वर्जन नंबर बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि बदलाव होते रहते हैं। बिल्कुल। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पीआई का नाम और विभाग, फिर साफ शब्दों में मंजूरी की स्थिति, जैसे बिना शर्त मंजूरी। एक अहम हिस्सा होता है स्वीकृत दस्तावेजों की लिस्ट, प्रोटोकॉल, सिनॉप्सिस, कंसेंट फॉर्म, क्वेश्चनर वगैरह के वर्जन नंबर और तारीखें, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। सही। पत्र में मंजूरी की वैलिडिटी पीरियड भी लिखी होती है, आमतौर पर 1 साल, पर कभी-कभी 3 साल तक भी हो सकती है। स्टडी की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, वैलिडिटी होती है। हाँ, और अगर कोई शर्तें लगाई गई हैं तो उनका भी साफ जिक्र होता है। इसके अलावा पत्र शोधकर्ता की आगे की जिम्मेदारियों को भी बताता है। जैसे आपको नियमित अंतराल पर, आमतौर पर सालाना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर आप प्रोटोकॉल में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? सीरियस एडवर्स इवेंट्स, एसएईज को रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरतें हैं और कितनी जल्दी? स्टडी पूरी होने पर आईएसी को कैसे सूचित करना है? ये सारी बातें लिखी होती हैं। अंत में पत्र पर आईएसी चेयरपर्सन और या मेंबर सेक्रेटरी के सिग्नेचर और संस्थान की ऑफिशियल मुहर होती है और जारी करने की तारीख। ये पत्र ही आपके शोध को नैतिक वैधता देता है। तो मतलब ये मंजूरी एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए नहीं, और मंजूरी मिलने के बाद भी शोधकर्ता की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती? बिल्कुल सही समझा आपने। आईएससी की मंजूरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं। अच्छा। जैसा मैंने कहा, मंजूरी आमतौर पर एक निश्चित अवधि, जैसे 1 साल, के लिए वैध होती है। अगर स्टडी उससे आगे चलती है तो आपको समय पर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। साथ में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होती है। हर साल रिन्यूअल? हाँ, आमतौर पर। और मंजूरी के बाद भी कई जिम्मेदारियां हैं। नियमित प्रोग्रेस रिपोर्ट देना जरूरी है। आईसी स्टडी की कंटिन्यूइंग रिव्यू करती रहती है। कंटिन्यूइंग रिव्यू? हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्टडी स्वीकृत प्रोटोकॉल के अनुसार ही चल रही है और प्रतिभागियों की सुरक्षा बनी हुई है। स्टडी पूरी होने पर आपको एक फाइनल रिपोर्ट जमा करनी होती है। कुछ संस्थान ये भी चाहते हैं कि जब आपके नतीजे कहीं पब्लिश हों तो आप उसकी जानकारी भी आईसी को दें। ओके। इतना ही नहीं, आईसी के पास ये अधिकार भी होता है कि वो कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए कभी भी स्टडी साइट का इंस्पेक्शन या ऑडिट कर सकती है। ऑडिट भी? जी हाँ, तो ये एक लगातार चलने वाली जवाबदेही है। और अगर ये कोई दवा या नए इलाज का क्लिनिकल ट्रायल है, हाँ। तो क्या इसमें सरकार की रेगुलेटरी बॉडी जैसे सीडीसीएसओ की भी भूमिका होती है? हाँ, ये एक और अहम पहलू है, खासकर रेगुलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ऐसे मामलों में आईएसी की समीक्षा के साथ साथ समानांतर रूप से सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी भी समीक्षा प्रक्रिया चलती है। दोनों साथ साथ? जी। किसी भी रेगुलेटेड ट्रायल को शुरू करने से पहले आपको दोनों से, यानी उस साइट की आईएसी और सीडीएसओ जिसके तहत डीसीजीआई आते हैं, दोनों से मंजूरी लेना अनिवार्य है। एक की मंजूरी दूसरी की जगह नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं, ये समानांतर प्रक्रियाएं हैं। और अगर ट्रायल मल्टी साइट है, मतलब एक से ज्यादा जगहों पर हो रहा है, तो हर साइट को अपनी लोकल आईएसी से अलग-अलग मंजूरी लेनी होगी। हर साइट की अपनी आईसी अप्रूवल? हाँ, और एनडीसीटीआर नियमों के अनुसार हर साइट को अपनी आईएसी मंजूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर डीसीजीआई को सूचित भी करना होता है। अच्छा। ये पूरी प्रक्रिया रेगुलेटरी ढांचे का हिस्सा है। जी, बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया वाकई काफी जटिल और समय लेने वाली लगती है। अंत में क्या आप शोधकर्ताओं के लिए कुछ ऐसे सुझाव या बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकती हैं जिससे इस प्रक्रिया में सफलता की संभावना बढ़ जाए? निश्चित रूप से। अच्छी तैयारी और डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत फर्क डाल सकता है। कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, तैयारी के चरण में प्रोसेस शुरू करने से पहले ही अपने संस्थान के आईईसी ऑफिस से संपर्क करें। पहली बात कर लें? हाँ, उनके दिशा निर्देश समझें, उनके टेम्पलेट्स इस्तेमाल करें। इससे बाद में फॉर्मेटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। अपनी कंसेंट प्रक्रिया या दूसरी जटिल प्रक्रियाओं का छोटे पैमाने पर पायलट टेस्ट करें। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। पायलट टेस्टिंग? जी।
और जैसा पहले कहा, सैंपल साइज के लिए किसी अनुभवी स्टैटिस्टिशियन से सलाह जरूर लें। ये आईईसी समीक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ठीक है। और दस्तावेजों के बारे में? दूसरा, दस्तावेजीकरण पर ध्यान दें। पक्का करें कि आईएसी के चेकलिस्ट के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज शामिल हों, कुछ छूटे नहीं। डॉक्यूमेंट्स के अलग-अलग वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए वर्जन कंट्रोल इस्तेमाल करें, V1.0, V1.1 ऐसे। वर्जन कंट्रोल, हाँ। कंसेंट फॉर्म और दूसरे प्रतिभागी फेसिंग डॉक्यूमेंट्स का स्थानीय भाषा में अनुवाद सटीक और सांस्कृतिक रूप से सही होना चाहिए। जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स की मदद लें और हमेशा पक्का करें कि आपके सभी दस्तावेज लेटेस्ट ICMR गाइडलाइंस और दूसरे नियमों के अनुरूप हों। ओके। और प्रेजेंटेशन अगर मीटिंग में बुलाया जाए तो? तीसरा, प्रस्तुति और संवाद। अगर आपको IAC मीटिंग में बुलाया जाता है तो अपनी रिसर्च के उद्देश्य, तरीके और नैतिक पहलुओं को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बताने के लिए तैयार रहें। स्टडी से जुड़े रिस्क्स को ईमानदारी से बताएं और उन्हें कम करने की अपनी स्ट्रैटेजी समझाएं। कमेटी के सदस्य क्या सवाल पूछ सकते हैं, इसके बारे में पहले से सोचें और जवाब तैयार रखें। ट्रांसपेरेंसी और सवालों का संतोषजनक जवाब देने की क्षमता विश्वास बनाने में मदद करती है। बहुत अच्छे सुझाव हैं। तो संक्षेप में, भारत में किसी भी मानव शोध के लिए IAC की मंजूरी हासिल करना एक कई चरणों वाली, कभी-कभी थका देने वाली, लेकिन निस्संदेह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। बिल्कुल अनिवार्य। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक जिज्ञासा और प्रगति की खोज में हमारे सबसे महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व यानी शोध प्रतिभागियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जी हाँ। इसके लिए वाकई सावधानी भरी प्लानिंग, पूरा दस्तावेजीकरण, धैर्य और पूरे शोध के दौरान नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। ये प्रक्रिया एक तरह से शोध की क्वालिटी और उसकी नैतिक मजबूती दोनों के लिए एक फिल्टर और एक सेफ्टी नेट का काम करती है। चुनौतियां हैं, पर ये जिम्मेदार और भरोसेमंद शोध की नींव है। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। विज्ञान और नई खोजों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शोधकर्ता इनोवेशन की इस तेज गति और इस कठोर लेकिन जरूरी नैतिक समीक्षा प्रक्रिया की मांगों के बीच संतुलन कैसे बनाते होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये निश्चित रूप से एक सतत चुनौती और संवाद का विषय है, जिस पर शायद हमें भविष्य में और गहराई से सोचना चाहिए।